हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम गुलाम वंश पर कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो गुलाम वंश की पृष्ठभूमि ऐसे है कि देखो 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। तथा अगले ही वर्ष 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। उसके बाद 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हरा दिया। अब इसके 3 गुलाम थे। देखो, कुतुबुद्दीन है इसका एक गुलाम था मोहम्मद गौरी का, जिसे दिल्ली का साम्राज्य मिला था। तथा दिल्ली और लाहौर लाहौर कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। एक था यलदौज, एक कुबाचा। अच्छा, इनमें से जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसने 1206 ईस्वी में भारत में गुलाम वंश की स्थापना की। अच्छा, इसने 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया। 1210 ईस्वी में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। अब इसका दामाद था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश गुलाम का गुलाम था। तो अभी हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो इल्तुतमिश जो 1211 ईस्वी में गद्दी बैठा है। तो पहला ही क्वेश्चन है कि गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है। तो गुलाम का गुलाम आपका इल्तुतमिश को कहा जाता है, क्योंकि भाई मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। अगर देखो, इल्तुतमिश ये 1210 से 1236 ईस्वी शासन रहा है। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने दिल्ली को लाहौर से राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली का शासन बनने से पहले वह बदायूं का गवर्नर था। अच्छा, उसने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। इल्तुतमिश इलवरी तुर्क था जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम था। तो इसने इलवरी डायनेस्टी की भी शुरुआत की इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश को गुलाम और गुलाम कहा जाता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गौरी गुलाम था। अच्छा, कुल इल्तुतमिश ने एकता प्रथा और शुद्ध अरबियन सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक था। इसने सोने व चांदी के सिक्के चलाए और चांदी के सिक्कों को टंका और सोने के सिक्कों को जीतल कहा जाता था। इसने तुर्क चहलगनी की स्थापना की। तुर्क चहलगनी 40 गुलामों का समूह था जो हमेशा साय की तरह कुतुब इल्तुतमिश के साथ रहता था। चलते हैं और इसका एक्सप्लेन देखो। गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। ऐबक ने आरंभ से इसे सर ए जहांदार अंगरक्षकों का प्रधान का महत्वपूर्ण पद दिया। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया। तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया। तो बिहार में पहला सूबेदार ये मलिक जानी को नियुक्त किया गया था। देखो, हुआ क्या था कि 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने अपनी सेना को आदेश दिया कि बिहार और बंगाल पर कब्जा कर लिया जाए। उसकी आर्मी ने हिज आर्मी रिकवर्ड बिहार एंड प्रिपेयर टू अटैक बंगाल। Sultan Ghiyasuddin pleaded with Iltutmish not to attack Bengal. In return, he will accept the suzerainty of the Delhi. Iltutmish accepted the offer and ordered his army to return Delhi. Iltutmish accepted the offer and returned to Delhi after appointed Malik Jani as governor of Bihar. तो बिहार का गवर्नर या बिहार का सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया गया था। देखो, इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ पर बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन ऐबक को पराजित किया। ऐबक ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने अवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु तट पर देखे थे। ये इल्तुतमिश के काल में जो मंगवर्णी का पीछा करते हुए आ रहा था चंगेज खान। तो इन्होंने मंगवर्णी को बोल दिया कि तुम्हारे लिए यहाँ का मौसम उपयुक्त नहीं है, इसीलिए जो चंगेज खान भी वहाँ से वापस लौट गया सिंधु नदी के तट से। देखो, हुआ क्या, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान के से भीत होकर ख्वारिज्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगवर्णी वहाँ से भागकर पंजाब की ओर आ गया। चंगेज खान उसका पीछा करते हुए लगभग 1220-21 में सिंध तक आ गया। उसने इल्तुतमिश को संदेश दिया कि वह मंगवर्णी की मदद न करे। यह संदेश लेकर चंगेज खान का दूत इल्तुतमिश के दरबार में आया। इल्तुतमिश ने मंगोल जैसे शक्तिशाली आक्रमणकारी से बचने के लिए मंगवर्णी की कोई सहायता नहीं की और मंगोल आक्रमण का भय 1228 में मंगवर्णी के भारत से वापस जाने पर टल गया। चलते हैं नेक्स्ट रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने को किसका हक था। ये जो रजिया बेगम थी ये इल्तुतमिश की पुत्री थी, जो 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक जिसने शासन किया है। तो इसको सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था। देखो, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था। उन्होंने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विद्रोह कर उसे सत्ता से हटाया था।
मलिक अल्तुनिया, जो इसका बाद में पति बना। रजिया ने जमातुद्दीन याकूत, ये इसको घोड़े पर बिठाता था, नामक इथियोपियन पर भरोसा किया, उसे अपना सलाहकार बना लिया और इस प्रकार उन्होंने तुर्की अमीरों के एकाधिकार को चुनौती दी। रजिया सुल्तान की सफलता से तुर्की रईस लोग उससे चिड़चिड़ाने लगे और एक महिला सुल्तान की ताकत को देखकर भी उससे जलने लगे। उन्हें लगता था कि एक महिला के सामने कभी भी नतमस्तक नहीं होंगे और उन्होंने विद्रोह करने के लिए एक साजिश रची और इस साजिश का मुखिया मलिक इख्तियारुद्दीन था। देखो, रजिया के बचपन के मित्र और भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया ने सबसे पहले विद्रोह छेड़ा। रजिया सुल्तान ने उसका बहादुरी से सामना किया, लेकिन वह उससे हार गई और रजिया को कैद कर लिया गया और याकूत मारा गया। रजिया के कैद होने के बाद उसके भाई मुइजुद्दीन बहराम ने दिल्ली के सिंहासन को कब्जा कर लिया। सिंहासन को पुनः प्राप्त करने के लिए रजिया सुल्ताना ने भटिंडा के सेनापति मलिक अल्तुनिया से शादी कर ली। फिर मलिक अल्तुनिया और रजिया सुल्ताना ये वापस आए बहराम से युद्ध करने के लिए। अपने सल्तनत की वापसी के लिए रजिया और उसके पति अल्तुनिया ने बहराम से युद्ध किया, जिसमें उनकी हार हो गई। उन्हें दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा और अगले दिन वह कैथल पहुंचे, जहां पर उनकी सेना ने उनका साथ छोड़ दिया। वहां जाटों के साथ हुए संघर्ष में 1240 ईस्वी में दोनों मारे गए। रजिया सुल्तान और याकूत की कब्र का दावा 3 अलग अलग स्थानों पर होने का दावा किया जाता है, लेकिन रजिया की मजार को लेकर इतिहासकार एकमत नहीं हो पाए हैं। रजिया सुल्तान की मजार पर दिल्ली, कैथल और टोंक अपना दावा जताते आए हैं, लेकिन वास्तविक मजार अभी कोई फैसला नहीं आया है। वैसे रजिया की मजार के दावे अब तक 3 दावे मजबूत साबित हुए हैं। ये तो मजार के बारे में। अभी चलते हैं नेक्स्ट। ये 1236 में इंडिया का शासन था। नेक्स्ट, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? चंगेज खान का मूल नाम तेमुजिन था। तेमुजिन, ये सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। देखो, चंगेज ये मुस्लिम नहीं था। चंगेज के नाम खान लगा होने की वजह से अधिकतर लोग ये मान लेते हैं मैं मुसलमान था, जबकि ऐसा नहीं है। चंगेज खान का असली नाम तेमुजिन था। चंगेज खान ने अपनी कुशलता से शुरू में कबीले में अच्छा खासा प्रभाव बना लिया था। मंगोली सभा ने उसे अपना सरदार घोषित कर दिया था और कागान की उपाधि दी थी, जो आगे चलकर खान में बदल गया और कागान का अर्थ होता है सम्राट। देखो, चंगेज खान एक मंगोल शासक था जिसने मंगोल साम्राज्य के विस्तार में एक अहम भूमिका निभाई। चंगेज खान का वास्तविक नाम या प्रारंभिक नाम तेमुजिन या तेमुचिन था। मंगोल शासक चंगेज खान का मंगोलियाई नाम चिंगिस खान था। निम्नलिखित किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में ये इल्तुतमिश ने स्थापित किया था। लाहौर से राजधानी स्थानांतरित की थी। तो इल्तुतमिश 1210 से 1236 ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। इससे पूर्व ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल का सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। सल्तनत युग के 2 महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका 175 ग्रेन और तांबे का जीतल, उसी ने प्रारंभ किया और सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भी शुरू की थी। ये इस प्रकार के सिक्के इल्तुतमिश के द्वारा चलवाए गए थे। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण कब किया? ये इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था, जब जियाउद्दीन मंगबर्नी का पीछा करते हुए चंगेज खान आया था। चंगेज खान जलालुद्दीन मंगबर्नी का पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट पर आया था। उस समय ये अटैक टल गया था क्योंकि इल्तुतमिश ने ख्वारिज्म के पुत्र मंगबर्नी को अपनी शरण देने से इनकार कर दिया था और चंगेज खान इसका वास्तविक नाम तेमुजिन था। So this was for the day. Thanks for watching. Thank you.